नमस्ते, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम होम मैनेजमेंट इन इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गृह प्रबंधन एक परिचय। यानी कि गृह प्रबंधन का मतलब होता है घर का प्रबंधन करना। गृह यानी कि घर, यानी कि जिस घर में हम रहते हैं उसमें सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके, व्यवस्थित रूप से हो सके, एक सिस्टम बनाए रखना और एक सुंदरता लाना, उसके लिए ज़रूरी है कि सभी कार्यों को नियमित बनाए रखने के लिए गृह प्रबंधन किया जा सके। प्रबंधन यानी कि व्यवस्था या फिर व्यवस्थित करना। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि घर की जो समस्त क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हम किस प्रकार से एक व्यवस्थित योजना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक तरीका एक मैनेजमेंट है। जैसे कि हम लोग विद्यालय में देखें, कॉलेज लेवल पर देखें कि जैसे किस तरीके से एक टाइम टेबल होता है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो टीचर हैं वो आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनके जो नियम हैं, कानून है, उनका पालन करते हुए वहाँ का पूरे दिन का जो शेड्यूल बना रहता है उस हिसाब से वो कार्य करते हैं और एक के बाद एक क्लासेस चलती हैं। उसी प्रकार से अब घर के अंदर जो प्रबंधन किया जा रहा है उसका भी एक महत्वपूर्ण एक देखा जाए तो कारण होता है कि जैसे कि घर में अगर हम प्रबंधन करेंगे, एक व्यवस्था लाएंगे, तो उसका असर ये रहेगा कि घर के जो कार्य हैं वो सुचारू नियमित रूप से एक एक बाद चलते रहेंगे और सभी कार्य जो है व्यवस्थित तरीके से संपन्न किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर निकिल एवं डॉर्सी ने, एक वैज्ञानिक हैं निकिल एवं डॉर्सिक, उन्होंने जो बताया है, निकिल एवं डॉर्सी, इन्होंने कहा है कि योजनाबद्ध क्रिया है। ये क्या है? एक योजनाबद्ध क्रिया है, यानी कि इसकी प्लानिंग की जाती है कि किस प्रकार से कार्य होगा, पहले कौन सा होगा, कितने समय में होगा, उसके बाद दूसरा कार्य कैसे किया जाएगा, कितने समय में होगा, कौन व्यक्ति करेगा, क्या कार्य होगा, तो उसकी पूरी एक योजना बनाई जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि एक योजनाबद्ध कला है। फिर कहा है कि इन्होंने जो कि हमारे जो इच्छित लक्ष्य हैं, जो हमारे इच्छित कार्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए इसको निर्देशित किया जाता है। यानी कि योजनाबद्ध कला है जो कि हम क्या कर रहे हैं, इच्छित कार्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो हमारे एक योजना बनाई गई जिसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, इच्छित कार्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसको निर्देशित करती हैं, कि प्राप्ति के लिए क्या करती हैं, निर्देशित करती हैं। वापस समझ लेते हैं, निकिल एवं डॉर्सी ने कहा है कि जो प्रबंधन है वो एक योजनाबद्ध कला है जो कि इच्छित कार्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें निर्देशित करती है, यानी कि हमारा मार्गदर्शन दे रही है कि हमको एक कार्य ऐसे करना है, उसके पश्चात दूसरा कार्य करना है, इस समय इतना कार्य करना है, इस व्यक्ति की ज़रूरत होगी और उसी के माध्यम से इस लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक गृहिणी है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती है, उसको पता है कि बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो सबसे पहले टिफ़िन रेडी करना वगैरह करेगी। उसके बाद जो ऑफिस जाने वाले हैं उनका टिफ़िन वगैरह रेडी किया जाएगा और उनको सभी को नाश्ता वगैरह करवा के उनका जो टाइम है उस टाइम पर उनको फ्री कर दिया जाएगा ताकि जो भी व्यक्ति या बच्चा है वो स्कूल और ऑफिस समय पर पहुँच सके। उसके पश्चात जो घर के दूसरे कार्य हैं उनको एक के बाद एक किया जाएगा। तो उन्होंने कौन से लक्ष्य की पूर्ति की? सबसे पहले ऑफिस और स्कूल जाने वाले व्यक्ति जो थे उनके लिए योजना बनाई, उनका नाश्ता टिफ़िन रेडी किया और उनको समय पर घर से रवाना किया गया। अब देखते हैं गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन जो देखा जाए यानी कि घर का मैनेजमेंट करना, यहाँ आ जाता है कि घर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो ग्रॉस एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन को किसने प्रभावित जो किया है वो बताया है, ग्रॉस एवं कैंडल ने। इन्होंने कहा है कि यह एक योजना बनाई जाती है, एक मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या परिभाषित किया है कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है।
क्योंकि मस्तिष्क में ही पहले से इसकी योजना बनाई जाती है कि इन चरणों से होते हुए हमको कार्यों को पूरा करना है, जिसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है, आयोजन किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से जो हमारे पारिवारिक साधन हैं उन साधनों का उपयोग करते हुए एक निश्चित लक्ष्य की जो है प्राप्ति करनी होती है। यानी कि मानसिक योजना बनाकर पारिवारिक साधनों का उपयोग करते हुए क्या करना है, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। तो ये जो कार्य किया किसने परिभाषित किया है, ग्रॉसर एवं कैंडिल ने, कि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक जो हमारे पास जो पारिवारिक साधन है या उपकरण है या जो भी व्यक्ति हैं उनके माध्यम से किसी पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। जैसे कि घर के कार्य होंगे, उन कार्यों में कौन व्यक्ति हमारी कितनी मदद करेगा, किस समय करेगा और कब वो उस समय फ्री रहेगा, उन सभी कार्यों को योजना बनाते हुए हमें एक वांछित लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। उसके बाद आ जाता है कि प्रबंधन की विशेषता क्या है, कि ये जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो क्यों जरूरी है, किस कार्य को पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रबंधन की सबसे पहली विशेषता है कि ये एक कला है। प्रबंधन क्या है, एक प्रकार की कला है, यानी कि हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। जो मानसिक रूप से योजना बनाता है उसी योजना के अनुसार उस कार्य का संचालन करता है, और वो क्या है, एक कला है जो कि शायद हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा या हर कोई इंसान के करने के लिए वो सक्षम नहीं हो सकता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि इसके बारे में जानकारी रखता हो। जैसे कि होटल है, होटल का मैनेजमेंट करने के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक उसकी योजना बनाई जाए और मैनेजर के माध्यम से उस योजना के अनुसार सभी को कार्यों को बांट दिया जाता है। उन कार्यों को बांटने के पश्चात उसी रूप से चलाया जाता है। अगर एक गृहिणी है तो गृहिणी क्या करेगी, अपने स्वयं की योजना बनाएगी कि हमको सुबह पहले कौन सा कार्य करना है, फिर कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट है, और जो अनावश्यक कार्य होंगे या कम इम्पोर्टेंट कार्य होंगे उनको कुछ पीछे के लिए छोड़ दिया जाता है। और किसी कार्य को करने के लिए किस व्यक्ति की ज़रूरत होगी, कितने माध्यम चाहिए होंगे, कौन से उपकरण चाहिए होंगे, उन सभी का उपयोग किया जाएगा। इसीलिए इसको एक कला कहा गया है, क्योंकि ये कौशल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसको करने के लिए हमें स्वयं उसके लिए सक्षम होना जरूरी है। फिर बोला गया है प्रबंधन एक विज्ञान है। इसको विज्ञान कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक चरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमने योजना बनाई, जिसको हम आयोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हमको कौन सा कार्य करना है। कार्यों का बंटवारा किया गया कि सबसे पहले ये कार्य है, उसके बाद में दोपहर का कार्य रहेगा, फिर शाम का कार्य रहेगा, फिर रात्रि का कार्य रहेगा। उस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए होगा, उन साधनों की आवश्यकता, उपकरण या व्यक्ति विशेष, कार्य का बंटवारा, ठीक है, कार्य कितनी मात्रा में किया गया, समय योजना बनाई गई। जो समय योजना हम कार्यों को लेने के समय भी कर सकते हैं कि किस कार्य को कितनी मात्रा में करना है, कितने समय में करना है, कितने समय में उस कार्य को पूरा किया गया, क्या उसका रिजल्ट निकला, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है और देखा जाता है कि कार्य सही प्रकार से हुआ या नहीं हुआ, क्या कमी रही है और उस कमी को दूर किया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक चरण से दूसरे चरण की ओर चला जाता है और उन कार्यों को पूरा किया जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें आयोजन होगा, कार्यभार होगा, कार्य का बंटवारा होगा, साधनों की आवश्यकता होगी, समय रेखा बनाई जाएगी, उसके पश्चात उसका कार्य को पूरा किया जाएगा और फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन इन सभी को करते समय क्या किया जाता है, एक सीमित
सीमित साधनों के माध्यम से और सीमित समय में एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। क्या किया जाता है? निश्चित लक्ष्य या निश्चित कार्यों को पूरा करना होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें निश्चित मात्रा में सीमित साधनों का उपयोग करते हैं हमें एक सीमित लक्ष्य की पूर्ति करना जरूरी होता है, इसलिए इसको एक विशिष्ट प्रक्रिया बताया गया है। फिर आता है कि ये एक प्रकार का अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल जो दिखाई न दे, इसलिए कहा गया है जैसे कि एक महिला है वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है, एक के बाद एक काम किया जा रहा है, उसकी योजना बना रही है। जैसे कि सुबह उठ के उसने घर का पहले साफ़ सफाई की, फिर चाय बनाई, फिर नाश्ता तैयार किया, टिफ़िन तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेज दिया गया, फिर दोपहर के खाने की प्लानिंग की गई, साफ़ सफाई भी की गई, फिर दोपहर की चाय का उनका जो था वो बनाई गई, फिर शाम के खाने की प्लानिंग करके खाना बनाया गया, रात्रि के समय बच्चों को दूध वगैरह देना, बच्चों को पढ़ाई कराना, बच्चों को सुलाना। तो ये सारा कार्य किसने किया? एक गृहिणी के द्वारा। लेकिन ये एक तरह का क्या था? अदृश्य कौशल कहा गया। क्यों? क्योंकि जो महिला ने एक एक अपने सिस्टमेटिक कार्यों का बंटवारा किया, उसको एक के बाद एक नियमित रूप से कार्य करती गई, समय का एक उसने दायरा बना दिया कि इतने समय में मुझे ये कार्य पूरा करना है, जो कि हर कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है कि किस प्रकार से वो अपनी योजना बनाते हुए उन कार्यों को पूरा करती हैं और अपने लिए भी वो कुछ समय जो है मनोरंजन के लिए भी निकाल लेती हैं। ठीक है। फिर कहा गया है इसको एक पृथक अस्तित्व भी कहा गया है। पृथक अस्तित्व कहने का कारण यह है क्योंकि योजना के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों से भी कार्य करवाना हर कोई नहीं कर सकता है और अपना जो कार्य है उसमें दूसरों का सहयोग किस प्रकार लिया जाए कि दूसरे भी उस कार्य में सहयोग दे, उनका समय का भी उपयोग हो जाए और हमारा कार्य आसान बन जाए। तो ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसको प्रबंधन करना आता है, यानी कि वो अपने साथ दूसरे सहयोगियों को भी मिला लेता है और उनसे कार्य भी निकलवा दिया जाता है। इसलिए इसको एक पृथक अस्तित्व की श्रेणी के अंदर भी लिया गया है। फिर आता है सार्वभौमिक है। प्रबंधन की कला को सार्वभौमिक इसलिए कहा गया है, आप किसी भी क्षेत्र में देखें, कहीं भी देखें, हर जगह प्रबंधन दिखाई देगा क्योंकि प्रबंधन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जैसा आप बैंक देख लीजिए, बैंक में है उसका एक समय निश्चित रहता है, उसके लिए आपको चेक कहीं से लेना है, आपको चेक कहीं डिपॉजिट करवाना है, आपको पैसे अगर कहीं जमा करवाने तो उसका एक अलग सिस्टम है, आपको पैसे निकलवाने हैं तो उसका एक अलग सिस्टम, यानी कि उन्होंने एक नियमित रूप से कार्य का बंटवारा किया हुआ है, अलग अलग उन्होंने जगह बना रखी है जहाँ से उन कार्यों को संपन्न करना है। उसी तरह देखें स्कूल है, स्कूल का टाइम टेबल रहता है, क्लास का टाइम टेबल रहता है, शिक्षक का आना, एक शिक्षक के बाद दूसरा शिक्षक आएगा, कौन सी क्लास रहेगी, कितने बजे रेसिस रहेगी, कितने बजे छुट्टी होगी, इन सभी का भी क्या है एक प्रबंधन है। अगर ये सब ना हो तो एक के बाद एक कौन सी क्लास रहेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सारी व्यवस्था गलत हो जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब बिखराव देखने को मिलेगा। फिर आता है इसकी जो अलग अगली विशेषता है वो है सामूहिक प्रयास। प्रबंधन क्या है, सामूहिक प्रयास है, यानी कि इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जो कि हमारे इसमें देखा जाए तो हमारी पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। जैसे कि हम अगर घर के ही कार्यों में देखें, एक महिला जब कार्य कर रही है तो उसके साथ उसके बच्चे भी किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, उसके हस्बैंड के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, घर के जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा भी कुछ न कुछ सहयोग किया जा रहा है। जैसे कि बच्चों को स्कूल से लाने का सहयोग हो गया, किसी ने सब्जी ला के दे दी, किसी ने कपड़े समेटने का कार्य करवा दिया, किसी ने नाश्ता परोसने का कार्य कर दिया। तो ये क्या हो गया, कार्यों को बांट दिया गया, आसान कर लिया गया और क्या होगा, सभी का किसी न किसी रूप से सहयोग हमको प्राप्त हो गया। फिर आता है ये सभी स्तर पर पाया जाता है, यानी कि प्रबंधन हर एक स्तर पर देखा जाएगा, विद्यालय हो, कॉलेज हो, घर पर हो,
होटल में रहे, या फिर अगर आप देखो कहीं पे भी पुलिस स्टेशन में है, बैंक में है, डाकघर में है, कहीं भी आप जाओगे वहाँ पर सब जगह आपको प्रबंधन देखने को मिलेगा। और जिस जगह प्रबंधन नहीं होगा वहाँ पे सारा कार्य अस्त व्यस्त रहेगा और सुचारू रूप से कोई भी कार्य कभी भी कंप्लीट वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। यानी कि प्रबंधन जो है वो प्रक्रिया इसलिए बनाई जाती है कि हमारा पूर्व पहले से ही कोई एक लक्ष्य है, हमें किसी गोल की प्राप्ति करनी है या हमको कोई कार्य पूरा करना है। उस कार्य को पूरा करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें जो जरूरी है उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रबंधन योजना बनाई जाए, क्योंकि हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अलग स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और तभी हमारा कोई भी लक्ष्य जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो ये हमने देखा प्रबंधन की विशेषता कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में, अदृश्य कौशल होता है, पृथक अस्तित्व पाया जाता है, सार्वभौमिकता होती है, सामूहिक प्रयास यानी कि सभी लोगों का इसमें अपने को प्रयास मिलता है, सुझाव मिलते हैं, सभी स्तर पर देखा जाता है, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, किसी भी जगह पे आप देखोगे। पूर्व निर्धारित लक्ष्य यानी कि हमारे पहले से ही कोई लक्ष्य निर्धारित है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जैसे कि मान लो टीवी खरीदना है, अब टीवी खरीदने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही हमारी छोटी छोटी बचत को सेविंग करते हुए चले, प्रबंधन करते चले कि हमको इतने समय बाद हमको टीवी लेना है तो उसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, तो उसका पहले से ही मैनेजमेंट करके रखा जाए, पैसे की बचत की जाए, तो उस पैसे का उपयोग हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रबंधन हो गया। उसके बाद आता है हमारा अगला जो टॉपिक है इसी के साथ, वो है प्रबंधन के उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि किस लिए प्रबंधन किया जाता है। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास आवश्यकता की पूर्ति। मान लीजिए कि जैसे कि किसी के घर में एक व्यक्ति है, एक महिला है, वो चाहती हैं कि उसके घर में उसको एक टीवी खरीदना है या फ्रीज़ खरीदना है। मान लीजिए फ्रीज़ खरीदना है। अब फ्रीज़ खरीदने के लिए ये क्या है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसके सामने उसी समय एक समस्या आ गई, अपने बच्चे की फ़ीस भरना। तो दोनों में से कौन सी महत्वपूर्ण हो जाएगी, बच्चे की फ़ीस भरना, क्योंकि फ्रीज़ ऐसी चीज़ है जिसको हम बाद में भी खरीद सकते हैं, उसके लिए सेविंग की जा सकती है और बाद में भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे की फ़ीस नहीं भरी जाएगी तो बच्चे की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगा। इसलिए जो हमने यहाँ पर जो पैसा बचाया था फ्रीज़ खरीदने के लिए, वो हम अगर बच्चे की फ़ीस भर देंगे तो बच्चे की जो फ़ीस भरने से बच्चे की पढ़ाई क्या रहेगी, नियमित रूप से बनी रहेगी। और हमने क्या करा, हमारी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता थी सबसे पहले उसको इम्पोर्टेंस दी और उसकी क्या करी, हमने प्राप्ति करी। ठीक है। फिर दूसरा आता है सीमित आय से आवश्यकता की पूर्ति। जैसे कि किसी व्यक्ति की आय निश्चित है, वो जैसे कि मंथली 7,000 रुपये उसकी आय है। ठीक है, आय कितनी है, 7,000 रुपये। उस आय का उपयोग उसको अपने घर के राशन में भी करना है, बच्चे की जैसे कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें हों उनको भी लेना है। तो अगर वो अपना मैनेजमेंट सही से करता है कि जो चीज़ें पहले ज़रूरी है, आवश्यक चीज़ों को इम्पोर्टेंस पहले दी जाए और उन पे खर्चे को नियमित कर दिया जाए कि इतना इसको यहाँ पर लगेगा, इतना यहाँ पर लगेगा, तो जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको पहले पूरा किया जा सकता है। और अनावश्यक चीज़ें हैं जैसे कि मनोरंजन की सामग्री हैं, इन सभी चीज़ों को बाद के लिए छोड़ के उनकी पूर्ति बाद में की जा सकती हैं। और अगर नियमित रूप से प्रबंधन किया जाए तो इसमें से भी कुछ पैसा बचाया जा सकता है और बचत के रूप में जो है वो वहाँ पर सेविंग हमारी की जा सकती है। और यही सेविंग का पैसा जो है हम अन्य किसी कार्यों में लगाकर जो हमारे अन्य आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं।
अगला है गृह कार्य कुशलता से पूर्ण करना। गृह कार्य, अगर एक गृहिणी अपनी योजना बनाकर ना चले तो कोई भी कार्य जो घर का है वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। यानी कि अगर वो समय पे ना उठे, समय पे सफाई ना करे, नाश्ता ना बनाए, टिफ़िन ना बनाए, तो बच्चे को ना तो सुबह नाश्ता मिलेगा, ना उसके किसी फैमिली मेम्बर जो ऑफिस जाने वाला है उसको नाश्ता मिल पाएगा। अगर टिफ़िन ना बनाया जाएगा, लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टिफ़िन ले जाने में देरी हो जाएगी। तो ऐसे क्या हो जाएगा, सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन वही अगर एक समय का निश्चित दायरे में वो अपने कार्य को पूरा करते हुए चलती है, समय पे चाय बना के दी, नाश्ता बना के दिया, तो जितने भी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं उतने समय में वो उसका टिफ़िन बनाकर उसको पूरा भर कर दे सकती हैं। और टिफ़िन देने के बाद वो जो बच्चा है या ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो वहाँ से अपने समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुँच सकते हैं। उसके पश्चात जो महिला के पास समय बचा वो घर के अन्य कार्यों में लगा सकती हैं और उसके बाद में वो अपने दोपहर के कार्यों में वगैरह का जो समय है वो आगे से आगे योजना बनाते हुए उस कार्य को पूरा कर सकती हैं। और जो अपने निश्चित इस समय में अपने कार्य की कुशलता के माध्यम से, यानी कि अपनी स्वयं की स्पीड के माध्यम से, अपने स्वयं के जो बोला जाए कि कार्य करने के तरीके के माध्यम से एक निश्चित समय में अच्छे से अच्छे कार्य को पूरा किया जा सकता है। फिर है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट करके चलता है, अपनी आय का बंटवारा सभी कार्यों को अच्छे से बांटते हुए कर चलता है और उसमें से कुछ बचत करके चलता है, तो उस बचत को वो एक बड़ी बचत में बदल सकता है जो कि आने वाले समय में भविष्य में उसके काम में ली जा सकती हैं और अपना जो परिवार का स्तर है उसको भी एक ऊंचे स्तर को बनाया जा सकता है। जैसे कि कोई महिला है, वो सस्ते में भी या सीमित आय में भी अच्छी चीज़ों को ले सकती है, कम मतलब खर्चा करके भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो प्राप्त कर सकती है। ये उसमें स्वयं में हुनर होना चाहिए कि वो किस जगह से सब्जी खरीदे, किस जगह से कपड़े ले कि उसको कम दाम में अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाए और उन्हीं इसके माध्यम से जो एक्स्ट्रा जो उसका खर्चा होने वाला था उसको वो बचा सकती हैं और इस प्रकार से योजना बनाकर उस बचे हुए पैसे को वो कहीं और अन्य कार्यों में लगा सकती हैं, जिसमें घर के लिए कोई बड़ी जो उसको चीज़ खरीदनी इलेक्ट्रॉनिक वो लिया जा सकता है। बचत का पैसा, बड़ा पैसा जब जमा हो जाता है तो बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए वगैरह वहाँ लगाया जा सकता है और जो घर के रहन सहन का स्तर है उसको भी ऊँचा उठाया जा सकता है। अगला और लास्ट है पारिवारिक वातावरण जो है वो खुशनुमा बनाना। यानी कि अगर एक महिला योजना पूर्वक कार्य करती है या घर के सभी सदस्य इस योजना में सहयोग देते हैं तो समय पर कार्य भी संपन्न हो जाता है, एक दूसरे का सहयोग भी मिल जाता है और उस सहयोग के पश्चात वो महिला जो है वो भी अपने लिए थोड़ा सा समय जो है मनोरंजन के लिए निकाल सकती हैं और लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठ के वो बातचीत कर सकती हैं, मनोरंजन के कार्य किए जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, परिवार का जो वातावरण है वो खुशनुमा होता है, परिवार के अन्य लोगों का सहयोग मिल गया तो कार्य करने में आसानी हो गई, कार्य समय पर पूरे हो गए तो सभी कार्य क्या हो गया, एक के बाद एक हो गया और जल्दी ख़त्म कर दिए गए तो उसको जो होता है समय की बचत भी हो गई और उसको स्वयं के लिए समय मिल गया। तो ये सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है एक प्रबंधन की होती है। अगर घर का वातावरण खुशनुमा होगा तो अन्य लोगों के साथ संपर्क अच्छे बने रहेंगे और घर का वातावरण भी क्या होगा, अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे अगर एक महिला ने समय पर कार्य खत्म कर लिया, घर में सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित रखी हुई हैं और ऐसे में अगर कोई गेस्ट घर पे आता है वो देखता है तो उसको भी देख के अच्छा लगता है कि घर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट करके रखा जाता है। लेकिन अगर वो समय पे कार्य पूरा नहीं हो रहा है, घर पे कोई चीज़ें व्यवस्थित रूप से नहीं रखी हुई, बिखरी हुई है, कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है, तो ऐसे में क्या है, बाहर से आने वाले व्यक्ति को भी देख कर अजीब लगता है कि घर में गंदगी बनी रहती है, कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं मिल रही है। या जैसे कि कोई किचन में कोई व्यवस्थित रूप से सामान नहीं रखा हुआ है तो जो काम करने वाला है उसको उस वस्तु को ढूंढना पड़ता है या उस जगह पर नहीं मिल पाती है तो काम में क्या आ जाती है, देरी आ जाती है। इसलिए प्रबंधन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर समय पर कार्य किया जाएगा,
चीज़ों को व्यवस्थित रखा जाएगा तो हर कार्य में करने में आसानी होगी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है गृह प्रबंधन, उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने विशेषताएं पढ़ी, उपदेशों में पढ़ा। उपदेश्य जो है आवश्यकता की पूर्ति, सीमित आय में आवश्यकता पूर्ति करना, गृह कार्य कुशलतापूर्वक करना, पारिवारिक स्तर को बनाए रखना और पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाना। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सभी को गुड बाय।